आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर का फैसला नहीं आता, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाता, क्या अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाता है क्या? अयोध्या के अंदर की गलियां 4 लेन की बन पाती क्या? अयोध्या रेलवे की डबल लाइन के साथ जुड़ पाता है क्या? अयोध्या की इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो पाती है क्या? आम जनमानस खुश है, हर व्यक्ति प्रफुल्लित है, आने वाला श्रद्धालु कृतज्ञता ज्ञापित करता है। लेकिन देश के संविधान का वास्तव में गला घोंट करके संविधान में चोरी से सेकुलर शब्द डालने वाले लोग अपने घर में शोक मना रहे हैं। उन्हें परेशानी है कि काशी विश्वनाथ धाम की कायाकल्प कैसे हो गई। उन्हें परेशानी है कि अयोध्या में राम मंदिर और अयोध्या इतनी भव्य और दिव्य कैसे हो गई। उन्हें परेशानी इस बात की है कि हम लोगों ने तो दशकों तक शासन किया, लेकिन कुछ नहीं हम कर पाए। अपने निकम्मेपन पर हम लोगों को कोस रहे हैं, अपनी अकर्मण्यता का दोष हमारी सफलता को कोस करके दे रहे हैं। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हम सबको इनकी इस मानसिकता को देखना होगा। याद रखना, ये कितना भी राग अलापे हैं, कल में संविधान पे चर्चा हो रही थी, लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था। और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी क्या? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? उन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। और इसीलिए कुंभ के बारे में भी ये लोग इसी प्रकार के दुष्प्रचार को लेकर के आगे बढ़ने का कुत्सित प्रयास करेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हिंदुस्तान जैसे मीडिया से जुड़े हुए इन स्तंभों को, जो भारत की विरासत की प्रतीक इन आयोजनों को पूरी भव्यता के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ दिखाने का कार्य कर रहे हैं और भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति हर भारतवासी को कराने में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारी सरकार इन सब कार्यों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। जब हम विकास की बात करते हैं तो बिना विरासत के विकास अधूरा है। याद करना, भारत पर हमले तो बहुत पहले से होने लग गए थे। ईस्वी सन से पहले से ही भारत पर हमलों के ऐसे प्रमाण मिलते हैं, लेकिन वे भारत का तब तक बाल बांका नहीं कर पाए। वे जो भी आते थे यहां की परंपरा में ऐसे समरस हो जाते थे कि उनमें से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी आक्रामक जातियों को पहचानना भी कठिन हो गया है। लेकिन जब उन्होंने भारत की विरासत पर हमला करके भारत की आत्मा को चोटिल किया, तब वे भारत के संसाधनों को, भारत की विकास की प्रक्रिया को बाधित करने में सफल हुए। और यही कुछ लगातार 2000 वर्षों तक ये भारत झेलता रहा। और उनमें से 1000 वर्ष का जो दौर था वह तो भारत की इस आत्मा को, भारत की इस विरासत को बचाने के लिए अत्यंत कठिन दौर था।
उस कठिन दौर से उभारने में, उस कालखंड में भी जिन आयोजनों की बड़ी भूमिका थी, वे सभी आयोजन आज भी हम लोग उसी रूप में आयोजित करते हैं। यह भारत की विशेषता थी कि कोई एक व्यक्ति या कोई एक विद्वान या कोई एक ऋषि मुनि कोई भी बात कह दे तो उस पर सहसा कोई विश्वास नहीं करता था। उस पर तर्क वितर्क करने की पूरी स्वतंत्रता होती थी, उसकी संगोष्ठी होती थी। हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। लखनऊ से कुछ ही दूरी पर नैमिषारण्य है। आज से 3,500 वर्ष पहले नैमिषारण्य में भी एक ऐसी संगोष्ठी हुई थी। 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। उन्होंने भारत की ज्ञान की इस धरोहर को संरक्षित करने के लिए जिस दिव्य चिंतन को आगे बढ़ाया, वही आज भारत की वैदिक परंपरा का ज्ञान है हमारे सामने। ये कहीं और से नहीं आया, किसी सरकार ने नहीं दिया, किसी राजा महाराजा ने नहीं दिया। यह उन ऋषि मुनियों के चिंतन के परिणाम स्वरूप कई वर्षों तक हजारों की संख्या में ऋषि मुनि उस चिंतन की धारा को लिपिबद्ध करते करते उसे इस धरोहर के रूप में सजो करके हमारे सामने रखे। ऐसे ही देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार की संगोष्ठी की चर्चाएं और उसके बारे में विस्तार से जानने सुनने का एक अवसर हम सबको प्राप्त होता है। कुंभ की परंपरा भी भारत की उसी चिंतनशील प्रवृत्ति का एक प्रतीक है। हमने उसको आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से मान्यता दी है। देवासुर संग्राम के साथ उसकी पौराणिक मान्यता को जोड़ा है। और अमृत तो वही निकलेगा जहां पर ज्ञान की दिव्य धारा प्रस्फुटित होती हो। बहनों और भाइयों, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं इस बारे में कि 2019 का कुंभ भी आपने देखा है प्रयागराज का, और मुझे लगता है जो प्रयागराज गया होगा उससे पहले के किसी कुंभ में वो गए होंगे तो उनको लगा होगा कि कुछ लीक से हट करके कार्य हुआ है। हम लकीर के फकीर नहीं बने रहे। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के, शासन और प्रशासन ने मिलकर के आस्था और आधुनिकता के एक अद्भुत संगम के रूप में प्रयागराज के कुंभ को एक नए प्रतिमान के रूप में स्थापित करने के कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था। परिणाम क्या था? जो कुंभ गंदगी का, भगदड़ का, अव्यवस्था का, असुरक्षा का एक प्रतीक बन गया था, वही प्रयागराज कुंभ उससे हट करके दिव्य और भव्य बना। सुरक्षा, सुव्यवस्था और स्वच्छता का मानक गढ़ा था। स्वच्छता इस कदर कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी स्वच्छता कर्मियों के पाद प्रक्षालन करने के लिए स्वयं उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने कोटि कोटि भारतवासियों के आगमन पर स्वच्छ कुंभ को जन्म दिया, वास्तव में वे अभिनंदन के अधिकारी हैं और उनका पाद प्रक्षालन करके उन्हें सम्मान दिया था। यह भारत की विरासत है कि अगर किसी ने कार्य किया है तो उसके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करें। और सनातन धर्म से जुड़े हुए इतने बड़े समागम में जहां पर कोई जाति भेद के सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं,
पंथ और संप्रदाय की दीवारें ध्वस्त हो जाती हैं, छूआछूत और अस्पृश्यता के सारे भाव समाप्त हो जाते हैं, गरीब अमीर के भाव समाप्त हो जाते हैं। उतने बड़े समागम में जहां पे 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने पूरे कुंभ के दौरान आकर के मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के संगम पर स्नान किया हो, डुबकी लगाया हो, कई कई दिनों तक कल्पवास किया हो, साधना किया हो और कहीं गंदगी नजर न आए, तो वास्तव में प्रधानमंत्री जी भी उससे अभिभूत थे। उन्होंने इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए लोगों को पाद प्रक्षालन के माध्यम से सम्मान दिया था। यह स्वच्छ कुंभ हो, सुरक्षित कुंभ हो, सुव्यवस्थित कुंभ हो, यह पहली बार प्रयागराज में देखने को मिला।